जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इसमें हम एक और न्यू मेथड भी देखेंगे कि ग्रुप डाटा को किस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि आसानी से समझ आ जाए। तो ये जो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं, तो इस लेक्चर में हम उनके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो नंबर 1 हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, ये वही एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में गिवन दिया था कि आपको मैंने कहा था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, 60 एप्पल्स के वेट्स दिए हुए मैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ देता हूँ। मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट। यानी कि जैसे कि 106 ग्राम, 107 ग्राम, 76 ग्राम, 82 ग्राम्स, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये वेट्स को शो कर रहे हैं, जो कि तादाद में 60 हैं। 60 एप्पल्स की जो वेट्स हैं ये हमने रिकॉर्ड किए हुए और उनको लिख दिया। ठीक है, तो हम इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने मेथड को पढ़ा था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी लास्ट लेक्चर में हमने जैसे पढ़ा था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज किस तरह निकालते हैं? रेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले डाटा सेट को आपको स्कैन करना पड़ता है, यानी एक दफ़ा देखें, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट वेट है एप्पल का वो 204 ग्राम्स है, और जो स्मॉलेस्ट वेट दिया हुआ है वो 68 ग्राम्स है। सो 204 माइनस 68, ये हमारे पास बनेगा 136 ग्राम्स। तो ये हमारे पास रेंज आ गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज सपोज वी डिसाइड टू टेक 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया है कि 7 क्लासेस हम लेना चाह रहे हैं। आप चाहें तो 7 क्लासेस के बजाय 8 क्लासेस बना लें, या 6 क्लास बना लें, 5 क्लास बना लें, इट्स अप टू यू। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ़ क्लासेस को किस तरह से सिलेक्ट करना है। वो ये है कि लॉग ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय लॉग 2। ना उस फार्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर रहा उसको। मैं उस फार्मूले को स्किप करके अपनी तरफ से मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो मैंने क्लासेस की तादाद है वो 7 ही लेनी है। सो इसी के मुताबिक हम आगे चलते हैं। तो जब 7 क्लासेस हमने डिसाइड कर लिया, तो हम देखना ये चाहते हैं कि क्लास विड्थ क्या होगी। तो क्लास विड्थ का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। सो रेंज हमारे पास है 136 ग्राम्स, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाता है 19.47। सो 19.47 की जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है वो 20 आती है। सो हमारे पास जो क्लास विड्थ है वो है 20। ठीक है, अब हम लोएस्ट क्लास ऑफ दी स्मॉलेस्ट क्लास को हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि वो क्या है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो एप्पल्स हैं उनकी उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 68 है। सो हम क्या करें कि लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास को 65 पर स्टार्ट करेंगे, यानी 65 से हमने अपनी क्लासेस को स्टार्ट करना है। आप चाहें तो इसको 66 से भी कर सकते हैं, 67 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 68 से आपका जो मिनिमम वेट है वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए 5 की फॉर्म में एक नंबर ले लिया जो कि 65 बनता है। अब 65 में अगर मैं क्लास विड्थ को ऐड करूं तो वो बनता है 85। अब नाउ 85 में से, जैसे लास्ट टाइम मैंने पहले भी कहा था कि 1 को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो -1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 84 बनता है। तो फर्स्ट क्लास जो आपकी बनेगी वो 65 से 84 तक। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है वो 85 से फिर स्टार्ट होगी। 85 में अगेन आप 20 ऐड करें तो 105 बनता है, और इसमें से -1 करेंगे तो 104। सो 85 से 104, 105 से 124 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ देन कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो उस तरह से हम ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने देखें 3 कॉलम्स बनाए हैं टेबल में। सबसे पहले में उसके वेट्स लिखे हैं, उसके बाद एंट्रीज़, और थर्ड कॉलम में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को शो किया हुआ। नाउ अब वेट में हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 65 से।
तो 65 से 84, 85 से 104, 105 से 124 एंड सो ऑन। जो लास्ट क्लास हमारे पास बन रही है वो 185 से 204 तक है। तो यहाँ पर हमारा ये सारा का सारा ये ख़त्म हो जाता है, आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो मैक्सिमम वेट है वो 204 से पहले ख़त्म हो जाता है। ओके, अब हमारे पास ये जो एक्चुअल एंट्रीज़ हैं ये हमने क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको देख के लिखना है। जैसे कि वेट जो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्लास है वेट में वो 65 से 84 तक है। तो हमने ये देखना है कि 65 से लेकर 84 तक कितने एप्पल्स हैं जिनका वेट लाई करता है। तो वो हमने एक्चुअल काउंट करके एंट्रीज़ लिख देनी है अलग अलग। और फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें इसको काउंट करेंगे तो ये 9 बनती है। इसी तरह 85 से 104 के दरमियान जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो हमने सेकंड रो में लिख दी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। इस तरह से ये सारी की सारी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है आपने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अगर आप टोटल करेंगे सारी फ्रीक्वेंसीज़ का, यानी कि 9 + 10 + 17 + 10 + 5 + 4 एंड +5 ये 60 बनता है, जो कि करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एप्पल्स की तादाद है वो भी 60 थी। तो इस लिहाज से ये हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ एग्जांपल नंबर 2। नाउ एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास एनुअल डेथ रेट्स दिए हुए हैं पर 1000 पीपल। ठीक है, सो गिवन बिलो आर द मीन एनुअल डेथ रेट्स पर 1000 एट एजेस 20 to 65, यानी 20 साल से लेकर 65 यानी 65 साल की उम्र तक जितने भी लोग हैं हर 1000 लोगों में उसमें एनुअल डेथ रेट कितना है वो हमने 88 ग्रुप्स में से चूज़ किए हैं। तो जैसे कि 7.5 है, 8.2, 6.2, 8.9। अच्छा, अगर आप इस डाटा को ज़रा देखें तो डाटा जो है 1 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, यानी कि इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है। सो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले अगेन वही काम आपने सबसे पहले करना होता है कि रेंज फाइंड आउट करना होता है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको डाटा में से लार्जेस्ट वैल्यू को निकालना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू है आपको 14, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.9। सो रेंज हमारे पास हो जाएगा 14 - 3.9 विच इज़ 10.1। अच्छा, अब एज द डाटा रिकॉर्डेड टू द 1 decimal place we may therefore locate the lower limit of the first group at 3.5। अगेन हमने फर्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट निकालना है, यानी अपनी तरफ से चूज़ करना है। अब क्योंकि डाटा हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 3.9 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से पहले यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी स्मॉल कोई आपने एक वैल्यू लेनी है जहाँ से आपने फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करना है। तो वो मैंने 3.5 ले लिया। आप चाहें तो 3.6, 3.7, 3.8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने 5 की फॉर्म में एक नंबर लिया ताकि वो हमें कैलकुलेशंस में इजी रहे। ठीक है, अगेन उसके बाद फुल स्टॉप के बाद मैंने लिखा है कि एक मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूँ, जो क्लास इंटरवल है वो 1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने h की वैल्यू 1 ली है, यानी h की वैल्यू को मैंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया है। बजाय कि मैं रेंज को डिवाइड करता नंबर ऑफ़ क्लासेस से, उसको मैंने स्किप कर दिया और अपनी तरफ से मैंने h को फिक्स कर दिया है 1। नाउ वी कैन डू दैट। अपनी तरफ से भी हम h की वैल्यूज़ ले सकते हैं और सम टाइम हम लेते भी हैं। तो क्लास लिमिट्स जो हैं वो हमारे पास, क्योंकि 3.5 से फर्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रही है, तो 3.5 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 4.5। अब 4.5 में आपने 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना बल्कि 0.1 सब्ट्रैक्ट करना है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो डाटा सेट है वो 1 डेसिमल प्लेस तक गिवन है। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस में जो फर्स्ट यूनिट बनता है हमारा वो 0.1 बनता है। तो 3.5 से 4.5 तक आप जब जाएंगे तो 4.5 में आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0.1, जो कि 4.4 बनेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो 3.5 से 4.4 तक है। इसी तरह जो नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होगा वो 4.4 के बाद 4.5 से स्टार्ट होगा। तो 4.5 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 5.5 बनता है, और 5.5 से अगर आप 0.1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5.4। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो 5.5 से 6.4 तक एंड सो ऑन, ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सो ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। इसमें मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं, एक में मैंने डेथ रेट्स लिया है, दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगेन हमने जो पहला जो क्लास लिया है वो 3.5 से स्टार्ट करके 4.4 तक गए हैं उसको।
लेकर गए हैं। उसके बाद 4.5 से 5.4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और कहाँ पे ख़त्म होगा 13.5 से लेकर 14.5 तक। अब 14.5 से आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 14 तक थी, तो 14.5 तक ये सारा का सारा डाटा हमारा कवर हो जाएगा। अगेन फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखेंगे, जो पहली क्लास इंटरवल है 3.5 से 4.4, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हम देखेंगे कि क्वेश्चन 1 में जो डाटा है उसमें कितने वैल्यूज़ आ रही हैं। वो आप अगर देखें तो 1 ही वैल्यू आ रही है विच इज़ 3.8, तो ये 1 हमने फ्रीक्वेंसी के आगे लिख दिया है। आगे इसी तरह 4.5 से 5.4 के दरमियान हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो हमने लिख दिया। इसी तरह सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हमने क्वेश्चन एग्जांपल 2 में जो डाटा दिया हुआ है उससे आप देख के लिखें, ये सारा डाटा आपके जो कंप्लीट हो जाएगा। और आखिर में इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को अगर आप ऐड करें तो ये 88 बनेगा, जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को शो करेगी। ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल में हमने एक रैंडम सा डाटा सेलेक्ट किया है जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिए गए हैं। जैसे 41.78 में 2 डेसिमल प्लेसेस तक डाटा है जो कि 0.78 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह सारा जो डाटा है अगर आप देखें कि 2 डेसिमल प्लेस तक गिवन है, तो हमने इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। सो अगेन सबसे पहले हम स्कैन करेंगे पूरे डाटा को, यानी कि डाटा को देखेंगे। डाटा को देखने के बाद आपको ये पता लग रहा है कि जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है वो 81.71 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 18.95 है। सो इसका जो रेंज आ रहा है हमारे पास वो आ गया 62.76। सो रेंज जब फाइंड आउट कर लिया हमने, तो रेंज की मदद से हम नंबर ऑफ़ क्लासेस और क्लास विड्थ ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये लिखा हुआ है कि सपोज वी डिसाइड टू टेक 5 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज़। तो हमने 5 क्लासेस को अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया। इसमें भी हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया जो कि लॉग ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय लॉग 2 था, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसमें 5 क्लासेस अपनी तरफ से चूज़ कर लिया है। उसके बाद क्लास इंटरवल की जो साइज़ है वो हम चूज़ करेंगे और उसको चूज़ करने के लिए जो रेंज है उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 62.76 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 12.55 और इसकी जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है वो 13 आती है। सो हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पर 13 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने ये लिखा है कि डाटा क्योंकि रिकॉर्ड किया गया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो जो फर्स्ट क्लास हमारे पास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो हम 18 ले रहे हैं। ठीक है। 18 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो लोएस्ट वैल्यू है वो 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही थी, तो उससे पहले हमने एक डेसिमल वैल्यू कोई ना कोई लेनी थी, तो हमने 18.00 ले लिया अपनी आसानी के लिए। आप अपनी तरफ से कोई भी 2 डेसिमल प्लेस तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक 18.10 भी ले सकते हैं, 18.20 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है। सो विद दिस चॉइस, क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू 13 है, तो 18 में अगर मैं 13 ऐड करता हूँ यानी 18 + 13, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 31 बनती है। लेकिन 31 तक हम नहीं जाएंगे, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस तक जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट आता है वो 0.01 आता है। तो 31 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 0.01 तो ये बनता है 30.99। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है वो आपका बनेगा 18 से लेकर 30.99 तक। उसके बाद 30.99 के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास को 31 से। 31 में अगेन अब 13 को ऐड करें तो ये बनता है 44। 44 में अगेन आप 0.01 को सब्ट्रैक्ट करें तो 43.99 बनेगा। इसी तरह ये सारे क्लासेस बनते जाएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ये टेबलर फॉर्म में नीचे लिख दी है। तो ये क्लासेस देखें, इसमें 5 क्लासेस बनाए हैं मैंने। पहला जो फर्स्ट क्लास है वो 18 से 30.99, सेकंड क्लास 31 से 43.99, फिर 44 से 56.99, 57 से 69.99 एंड 70 to 82.99। तो ये हमारे पास सारी क्लासेस आ गए हैं। अब इन क्लासेस को देखकर आपने क्वेश्चन में जाकर उनकी वैल्यूज़ को देखना है कि 18 से लेकर 30.99 तक कितना डाटा आ रहा है। वो आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ जो वैल्यूज़ हैं जो कि इस क्लास में लाया करता है वो 8 है। इसी तरह नेक्स्ट 10, फिर 9, फिर 2 एंड 1, इन सब को अगर आप ऐड करें तो ये 30 बनता है। तो और 30 ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़
ऑब्जर्वेशन थी। तो इस तरह से ये हमारे पास एग्जांपल ख़त्म हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट जो मेथड है डाटा को डिस्प्ले करने का, वो बड़ा फेमस और बहुत इजी मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत हमें इस वजह से पेश आई है क्योंकि अगर आप देखें कि जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा को लिखते हैं तो हमारे पास उसका जो एक क्लियर डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी टेबल में जो आपके पास आइडेंटिटी होती है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की, वो ख़त्म हो जाती है। यानी आपको नहीं पता लगता कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपको ये तो पता लगता है कि ऑब्जर्वेशंस की तादाद कितनी है जो कि फ्रीक्वेंसी से शो हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग सकता कि उन फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर जो एक्चुअल डाटा है वो क्या है। तो इस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, एक और मेथड डिवाइस किया है, यानी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम कहते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ये बेसिकली नाम कहाँ से निकला है? अगर आप किसी प्लांट को देखें तो प्लांट में पहले स्टेम होता है और उसके बाद स्टेम के बिल्कुल आखिर में लीफ होता है, तो ये वहाँ से इसका नाम निकला है। ठीक है, सो ये जो मेथड है ये बेसिकली जॉन टकी ने इंट्रोड्यूस करवाया 1977 में, जिसको हम कह रहे हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। दिस टेक्निक ऑफर्स अ क्विक एंड नॉवल वे फॉर साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग एंड data sets where each number in the data set is divided into टू पार्ट्स। यानी कि ये जो टेक्निक है ये बेसिकली एक नया मेथड है जो कि डाटा को सॉर्ट करने के लिए, यानी उसको तरतीब से लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें डाटा के दो पार्ट्स होते हैं, कोई भी जो नंबर होगा जो डाटा सेट के अंदर आ रहा होगा उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेम, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा उसका लीफ होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे स्टेम और लीफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टेम इज लीडिंग डिजिट या डिजिट्स ऑफ ईच नंबर एंड इज़ यूज्ड इन सॉर्टिंग। ये जो स्टेम है वो किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट होगा। मिसाल के तौर पे अगर 24 मैंने लिखा है एक नंबर है, तो 24 में जो 2 है वो स्टेम है, ठीक है। वाइल लीफ इज़ द रेस्ट ऑफ द नंबर और द ट्रेलिंग डिजिट, और जो उसके बाद जो जितने भी डिजिट्स बचेंगे वो उसको हम कहेंगे कि ये वो तो या तो लीफ है या फिर ट्रेलिंग डिजिट है। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि जो उसके बाद आ रहा है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन सेपरेट द लीफ फ्रॉम दी स्टेम। एक वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट पे हम स्टेम को लिखेंगे और वर्टिकल लाइन के राइट पे हम स्टेम लिखेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट पे लीफ और वर्टिकल लाइन के राइट पे स्टेम। ऑल पॉसिबल स्टेम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू दी लार्जेस्ट, यानी जितने भी स्टेम्स की वैल्यूज़ होंगी उनको हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लार्जेस्ट तक। इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे कि आगे एग्जांपल में हम कैसे उसको करते हैं। एंड प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लाइन। सो मिसाल के तौर पे एक नंबर है हमारे पास 243। अब 243 को स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप 2 को स्टेम लिखें और 43 को लीफ बना दें, ये एक तरीका है, ठीक है। 243 में जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 है और जो ट्रेलिंग डिजिट है वो क्या है, 43 है। तो 2 को हमने स्टेम लिख दिया, 43 को हमने लीफ बना दिया। या दूसरा तरीका ये है कि 243 में से जो 24 है उसको आप स्टेम बना दें, ठीक है, और जो ट्रेलिंग डिजिट है उसको आप 3 कर दें और 3 आपका इस केस में लीफ हो जाएगा। तो ये जो सेकंड टेबल है ये उसी की एग्जांपल में मैंने लिख दी है इधर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट एक तो ये है कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इज़ ए यूजफुल स्टेप फॉर लिस्टिंग द डाटा इन एन एरे, यानी किसी भी डाटा को आप तरतीब वाइज एरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। एरे का मतलब होता है जैसे मैट्रिसेस की फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। लीव्स आर एसोसिएटेड विद द स्टेम टू नो द नंबर्स, यानी हर नंबर के साथ उसका एक लीफ एसोसिएट होता है जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि वो डाटा है क्या। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले प्रोवाइड्स अ यूजफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा सेट एंड कैन ईजिली बी कन्वर्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका एक और फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसमें जो एक्चुअल जो डाटा है वो लॉस नहीं होता, यानी वो ख़त्म नहीं हो जाता, हमें पता लग जाता है कि नंबर्स कौन कौन से एक्चुअल इसमें मौजूद हैं। तो इस वजह से हम इस स्टेम एंड लीफ टेबल की मदद से आसानी से इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होता और आप चाहते कि स्टेम एंड लीफ उसका टेबल बनाए तो वो पॉसिबल नहीं था,
क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है डाटा की वो ख़त्म हो जाती है। आइडेंटिटी हमें नहीं पता लगती कि उसकी आइडेंटिटी एक्चुअल है क्या। चलिए अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, इसमें हमने 30 पेशेंट्स के जो एजेस हैं वो रिकॉर्ड कर दिए हैं जो कि एडमिट थे किसी सर्टेन हॉस्पिटल में, जैसे 41 ईयर्स, 48 ईयर्स, 31 ईयर्स, 54 ईयर्स एंड सो ऑन। ये 30 पेशेंट्स हैं जो कि उनकी एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन एरे। तो हमने इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि इस डाटा को देखने के बाद जो आपको ये पता लगता है कि इसमें जो हमारे पास डाटा है वो 12 से लेकर 74 तक जा रहा है, ठीक है। यानी जो सबसे छोटी उम्र का पेशेंट है वो 12 साल का है और जो सबसे बड़ी उम्र का पेशेंट है वो 74 साल का है। तो 12 से लेकर 74 तक हमारे पास डाटा सेट गिवन है। तो इसका मतलब है हमने जो 1 है वो फर्स्ट डिजिट वो हमने यूज़ करना है एज अ स्टेम, और जो सेकंड डिजिट होगा हमने उसको एज अ लीफ यूज़ करना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो 48 है, जिसका स्टेम जो है वो 4 है और लीफ क्या होगा 8, क्योंकि 4 क्यों है स्टेम? 4 इज़ द फर्स्ट डिजिट, जो भी फर्स्ट डिजिट होता है वो स्टेम होता है, और लीफ जो है आपका ट्रेलिंग डिजिट या सेकंड डिजिट होता है जो कि 8 है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो 31 है। 31 में हमारे पास 3 जो है वो स्टेम है और 1 आपके पास क्या होगा? लीफ होगा। तो हर स्टेम के साथ अगर आप उसके लीव्स को लिखते जाएंगे तो हमारे पास स्टेम एंड लीव डिस्प्ले बन जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक टेबल बनाए हैं जिसमें 2 कॉलम्स हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपका स्टेम होता है जो कि लीडिंग डिजिट है, और जो सेकंड आपका कॉलम है उसमें हम लीफ लिखते हैं जो कि ट्रेलिंग डिजिट होगा। अब हमारे पास क्योंकि जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो 12 है, तो 12 में जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो हमने 1 से स्टार्ट करना है, यानी स्मॉलेस्ट से हम स्टेम को लिखते हैं, ठीक है, जो कि 1 है। तो 1 से लेकर 7 तक। अब सबसे जो बड़ी उम्र का जो पेशेंट है वो 74 ईयर्स का है, और 74 ईयर्स में जो उसका फर्स्ट डिजिट है वो 7 है, तो हमने 7 तक उसको ख़त्म कर देना है स्टेम को, ठीक है। अब आपने देखना है कि 1 के साथ कौन कौन से नंबर हैं जो कि लीफ में आ रहे हैं। अब आप देखें कि 18 आ रहा था हमारे पास, तो 1 के साथ जो लीफ में 18 आएगा। एक 12 पेशेंट था तो 1 के साथ 2 भी आ गया। फिर स्टेम में जब 2 पर आएंगे आप, तो आप देखेंगे जो पेशेंट्स की जिनकी उम्रें 20s में है वो थी 29, 26 और 27। स्टेम के साथ हमने लीफ में एक दफ़ा 9 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। इसी तरह जो पेशेंट्स हैं 3 के साथ उनमें आ रहा है 31, 37, 39, 30 एंड 35। तो स्टेम 3 के साथ हमने जो भी लीफ हैं वो है 1, 7, 9, 0 एंड 5। तो इस तरह से हमने सारे लीफ लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप सारे 1 से लेकर 7 तक जितने भी स्टेम हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप लीव्स को लिखते जाएं डाटा को देखकर। तो इस तरह से आपका स्टेम एंड लीव डिस्प्ले कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए तो मैं ऑनलाइन सेशन लूँगा थर्सडे को, तो उसमें आप मज़ीद क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। इन द मीनवाइल आप इसको दोबारा से देखें वीडियो लेक्चर को अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि इनमें इस वीडियो लेक्चर में जो भी एग्जांपल्स हैं उनको आप ख़ुद से भी सॉल्व करें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।